डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा मैंने आपसे वादा किया था 5 सितंबर से आपकी क्लासेस रेगुलर कर दी जाएंगी, तो आज से आपकी क्लास रेगुलर कर दी गई हैं। प्रत्येक दिन आपको आप क्लास मिलेगी बायोलॉजी की, और डेली बेस पे आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। तो डेमो क्लास है, इसके बारे में हम कुछ आपको बता दें। हालांकि इसके पहले आप हमसे कई वीडियो पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बात जानना जरूरी है कि हम लोग कैसे पढ़ने जा रहे हैं और किस प्रारूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात आपको बता दें कि हम लोग एनसीईआरटी की पूरी बुक पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के पूरे बुक का निचोड़ समझेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। भले हमारी 10 ही मिनट की वीडियो होगी, 20 मिनट की वीडियो होगी, आधे घंटे की, लेकिन उसमें जितना पढ़ेंगे उसे निचोड़ पढ़ेंगे, उसको अच्छी तरह से समझ के आगे बढ़ेंगे। लास्ट में आपको जितने भी एनसीईआरटी के पीछे आप देखेंगे तो आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिए गए, जिसका नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप उसके लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर यानी 8004109989 से जुड़ सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, तो आपको पता है आप हमारे टेलीग्राम नंबर पे भी इसी से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग चैप्टर कैसे पढ़ेंगे। चैप्टर को हम लोग बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, नम्रता पूर्वक पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, जो टॉपिक जो हेडिंग पढ़ाई जाए उसे आप एक बार अपनी एनसीईआरटी में 10 मिनट 15 मिनट टाइम निकाल करके ज़रूर पढ़ लें। उसी दिन जरूर पढ़ लें, नहीं तो दूसरे दिन की आपकी टॉपिक होगी, आपको बोर हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितना आप 25,000 30,000 35,000 फीस दे करके मटेरियल और कंटेंट क्लास नहीं पाते हैं, उतनी सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री में मिलने वाली है। तो इस बात पे एक शेयरिंग और एक लाइक तो बनती है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आपको ये सारी चीज़ें बहुत सुविधापूर्वक तरीके से मिलने वाली हैं, प्रत्येक दिन मिलने वाली हैं। हमारा आपका कम्युनिकेशन, हमें संकल्प लेते हैं कि बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग चैनल से जुड़ेंगे उनको बहुत बेहतर नंबर मिलेगा। सब 70 में 70 नंबर अवश्य पाएंगे। इसी उद्देश्य और विश्वास के साथ हम आज फुल एनर्जी के साथ शुरू कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एक डेमो क्लास है, इसमें बस थोड़ी सी एक हेडिंग की बात करेंगे, और उसके बाद आगे की क्लासेस को हम रेगुलर पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, मानव कैसा है, लैंगिक रूप से जनन करने वाला सजीव प्रजक जरायु प्राणी। कह रहा मानव कैसा प्राणी है, मानव लैंगिक रूप से जनन करता है। मानव कैसा होता है, एक लिंगी होता है। एक लिंगी और दो लिंगी के बारे में हमने पहले चैप्टर में आपसे बताया था। एक लिंगी किसे कहते हैं, जिनमें एक ही प्रकार का लैंगिक अंग पाया जाता है। जैसे कि मनुष्य नर अलग होते हैं और मादा अलग होती हैं, यानी पुरुष अलग होते हैं, स्त्री अलग होती हैं, लड़के अलग होते हैं, लड़कियां अलग होती हैं। इन्हें आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के माध्यम से भी समझ सकते हैं। समझ गए? तो कह रहा है कि इनमें जो है, नर में जो होता है, क्या किसका निर्माण होता है, जो युग्मक बनते हैं उसे हम स्पर्म कहते हैं, या हिंदी में उसे वीर कहा जाता है। जबकि मादा में जो युग्मक बनते हैं उसे अंडाणु कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, और इंग्लिश में उसे ओवा कहा जाता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पर नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना यानी युग्मक जनन। पहला घटना क्या होती है, मानवों में जनन घटना के अंतर्गत क्या होता है, युग्मक जनन यानी युग्मक जनन। ठीक है, युग्मकों की रचना यानी युग्मकों की रचना कौन सी, मेल में स्पर्म यानी वीर का निर्माण, और फीमेल में किसका निर्माण होता है, ओवा यानी अंडाणु का निर्माण होता है। अर्थात पुरुषों में शुक्राणुओं, जिसे वीर भी कहते हैं, तथा स्त्री में अंडाणु का बनना। स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण बीज सेचन, तथा पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन निषेचन, जिसके कारण युग्मक जाइगोट का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पुरुष और स्त्री में अलग अलग प्रकार के युग्मक जनन का निर्माण होता है। पुरुष में शुक्राणु का निर्माण होता है और स्त्री में अंडाणु का निर्माण होता है। स्त्री जनन पथ में, यानी जो स्त्री का जनन अंग होता है, उसमें शुक्राणुओं का स्थानांतरण यानी जब निषेचन होता है, कपुलेशन होता है, जिसे आप सेक्स कहते हैं, देख करने के बाद क्या होता है, पुरुष का जो स्पर्म होता है वो फीमेल के यानी स्त्री के जाकर के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, गर्भाशय में प्रवेश करता है, और वहाँ जाकर के उसके सर्विक्स के अंदर वो छूट जाता है, जहाँ जिस प्लेस को यूट्रस कहते हैं, और वहाँ पे जाकर के स्पर्म अपना स्थानांतरण हो गया। तो अभी स्पर्म कहाँ था, हमारे टेस्टिस में, यानी पुरुष के टेस्टिस में था। जो वृषण कोष है उसके अंदर वृषण पाए जाते हैं, तो वृषण में बना हुआ स्पर्म कहाँ पहुँच गया, फीमेल के शरीर में यानी मादा के शरीर के अंदर यूट्रस में पहुंच गया, और वहां जाकर के वो क्या काम करता है, वहां पे स्त्री के युग्मक यानी अंडाणु पाए जाते हैं, जिससे जाकर के वो क्या किया, आपस में मैच कर गया। और जब दोनों दो कोशिकाएं हैप्लॉइड कोशिकाएं, हैप्लॉइड कोशिका आप जानते हैं,
हैप्लॉइड कोश किसे कहते हैं, जिसमें जब स्पर्म और ओवा का निर्माण होता है तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो क्रोमोसोम नंबर आधा होने के बाद ये आपस में क्या करते हैं, मैच कर जाते हैं, मिल जाते हैं। और जैसे ही मिलते हैं किसका निर्माण हो जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। किसका निर्माण हो जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। और यही जाइगोट का निर्माण बाद में जाइगोट में क्या होता है, विभाजन शुरू होता है और जाइगोट विकसित होकर के क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है और धीरे धीरे क्या होता है, गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। गर्भाशय की दीवार से चिपकने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये गर्भाशय सपोज कर लेते हैं, इस तरह से गर्भाशय आपकी होती है, ए है मान लेते हैं, ये आपकी गर्भाशय ग्रीवा है ऐसे मान लेते हैं, ऐसे कुछ स्थान होता है, ऐसे इसका होता है, तो ऐसे, तो यहाँ पे आपकी ओवरी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर ऐसे प्लेस बने होते हैं, आगे आगे हम आपको दिखाएंगे डायग्राम में। तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। इस स्थान क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। यहीं पे क्या हुआ, निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद ये आगे जा करके यहीं ओवरी की दीवार से यहीं पे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और यहीं से जुड़ने के बाद ये धीरे धीरे अपना विकास करते हैं। और विकास करके जब ये जुड़ते हैं, जिस प्लेस पे ये जुड़ते हैं आपस में, एक सेकेंड, जिस प्लेस पे आपस में चिपक जाते हैं, चिपकने को क्या कहते हैं, अंतःरोपण कहते हैं। अंतःरोपण कहते हैं, क्या कहते हैं, चिपकने को क्या कहते हैं, अंतःरोपण कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, भ्रूणी परिवर्धन यानी गर्भावधि। भ्रूणी परिवर्तन, धीरे धीरे भ्रूण का विकास होता है। परिवर्तन मतलब क्या होता है, विकास का होना। तो धीरे धीरे भ्रूण का विकास हो रहा है, भ्रूण डेवलप कर रहा है, बड़ा हो रहा है। बड़ा होने के बाद क्या होता है, भ्रूणी परिवर्धन हो जाता है, गर्भावधि कहते हैं। और शिशु के जन्म यानी प्रसव हो जाता है। उसके बाद की क्रिया घटित होती है। प्रसव मतलब बच्चा जब मैच्योर हो जाता है, डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो माँ के शरीर से वो पैदा हो जाता है, जिसे प्रसव कहते हैं। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौनारंभ के पश्चात होती हैं। अब देखिए, ये जनन घटनाएं यौना आरंभ के पहले नहीं होती। यौना आरंभ से पहले जब इंसान होता है, या पुरुष हो या स्त्री होते हैं, तो उन्हें किड्स कहा जाता है। यानी नर और मादा में सिर्फ अंग पाए जाते हैं। नर में ना तो वीर का निर्माण होता है और ना ही मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। ये दोनों द्वितीयक लैंगिक लक्षण के रूप में विकसित होते हैं। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण कब विकसित होता है, तो आपने क्लास 11th में किसको पढ़ा है, याद करिए। तो क्लास 11th में आपने किसको पढ़ा है, जल्दी से बता दीजिए, हार्मोन के बारे में पढ़ा है। जब आपके शरीर में FSH हार्मोन निकलना शुरू होता है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जा करके आपके शरीर में स्पर्म और ओवा के विकास में मदद करता है। यानी वीर्य और अंडाणु दोनों में, स्त्री में अंडाणु और पुरुष में वीर्य के विकास में मदद करता है। और जब बीज के विकास होने लगता है तो आप में द्वितीयक लैंगिक लक्षण आने लगते हैं। यानी आपके शरीर में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है, स्त्री के शरीर में भी और पुरुष के शरीर में भी। तो आगे हम बताएंगे द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विशेष लक्षण क्या होते हैं, जिससे आप किसी को देख करके पहचान सकते हैं कि इसमें द्वितीयक लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि एक प्राइमरी लक्षण तो हमारे पास टेस्टिस का पाया जाना और फीमेल में ओवरी का पाया जाना, जो ये प्रमाण होता है कि यह लड़की है और यह लड़का है। लेकिन वो एक्टिव कब होता है, तो काम करना कब शुरू करता है, तो जब वो दोबारा से काम करना शुरू करता है, तो उस समय की अवस्था को हम क्या कहते हैं, लैंगिक द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। इस बात आप समझ गए हैं। तो आगे हम आपको बताते हैं। आपने पढ़ा है कि जनन घटनाएं यौनारंभ के पश्चात संपन्न होती। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती। कह रहा है पुरुष और स्त्री के बीच में घटनाएं होती। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में शुक्राणु बनना जारी रहता है। कह रहा उदाहरण के लिए, अगर हम उदाहरण की बात करें तो एक वृद्ध पुरुष जो होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि घोड़े और मर्द कभी बूढ़े नहीं होते। तो यहाँ पे बूढ़े होने का मतलब क्या है, अवस्था तो ढलेगी लेकिन उसमें स्पर्म का निर्माण होता रहेगा। लेकिन एक बुजुर्ग महिला बच्चा नहीं पैदा कर सकती, क्योंकि स्त्रियों में अंडाणु निर्माण की संख्या की रचना लगभग 50 वर्ष की आयु में जाकर के समाप्त हो जाती है। उसके बाद उसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। आपने पढ़ा है कि पहले क्या होता है, जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती जिसे मासिक चक्र कहते हैं, तो जब मासिक चक्र स्टार्ट होता है तो उसे मेनार्ची कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मेनार्ची कहते हैं। और जब वो बंद हो जाता है तो उसे मेनोपास कहते हैं। 45 से 50 साल की अवस्था में समस्त स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आइए हम मानव के स्त्री और पुरुष जनन तंत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि इसके आगे हम लोग इस पे चर्चा करें, इन बातों को समझें, एक एक करके सबको समझने का प्रयास भी करेंगे, सबको अच्छी तरह से समझेंगे भी। लेकिन कल आप हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, पुरुष
जनन तंत्र क्या होता है, फिर स्त्री जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपका साथ ही आपके विकास में मदद करेगा। जब तक आप खुद जागेंगे नहीं, खुद आप साथ नहीं देंगे, खुद आप अपने लिए नहीं करेंगे, तब तक हम या दुनिया का कोई भी टीचर या कोई भी व्यक्ति आपको एक्टिव नहीं कर सकता है। आपके अंदर खुद आग लगनी चाहिए, आपको खुद अपने बारे में सोचना चाहिए, आपको खुद एक्टिवेट होना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और एक अच्छे नागरिक, अच्छे मनुष्य के रूप में, अच्छे स्टूडेंट के रूप में आप अपने जीवन को निखार सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, बने रहिए चैनल के साथ, प्रत्येक दिन वीडियो जरूर देखा करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। इन्हीं सभी उद्देश्य और विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।